हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, डेल कोई डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू ये दिया हुआ है और यहाँ पे जो a1, b1 और c1 है ये इस डिटर्मिनेंट की कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चंस दिखे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये वाली लॉजिक समझनी होगी। मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया हुआ है और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोफैक्टर बताओ, तो देखो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11 जो होगा ये हो जाएगा -1⁻²। और ये फर्स्ट रो को आप हाइड करो लाइक ये वाला, और फर्स्ट कॉलम को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये आपका हो जाएगा 4। और इसी तरह आप इसकी C12 बताना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा -1⁻³ और हमारा इसका मतलब होता है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा 3 को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाली वैल्यू जो हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग C21 और C22 का वैल्यू लिख सकते हो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर लिख लिया। अब यहाँ पे मेन समझने वाली बात ये है कि आप अगर इस फर्स्ट रो को इसके कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करोगे, लाइक इसी के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आया आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो वहाँ से आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब आप ऐसे भी इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 1⁻4 मीन्स 4 और 3⁻2, मतलब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आ रहा है वो भी -2 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है इसके फर्स्ट रो को इसी के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो उस केस में आपको उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर आप इसके कोफैक्टर में अगर आप इस रो से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। आप देख सकते हो 4⁻3 12 और 4⁻3 तो ये -12। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में उसके फर्स्ट रो को अगर उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा, और किसी दूसरे कोफैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको करके दिखाया। इसके बाद आप ये वाली लॉजिक इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लगा सकते हो। तो देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा ये फर्स्ट रो है और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारा जो ये a1, b1, c1 है ये सब क्या है, इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल के इक्वल होगा। और अगर हम इस a1, b1, c1 में इस रो से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाला पार्ट भी 0 होगा फर्स्ट रो के लिए। तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है उन्होंने डेल में ही दिया हुआ है। तो मैं लाइक कुछ ऐसा कर सकता हूँ ना, लाइक इसकी जो डिटर्मिनेंट है इसको मान लो मैं कुछ मान लेता हूँ, इसका डी मान लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ ना, डेल और डी का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो जब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो आप लोग को पता होगा कि दो डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये वाली जो लॉजिक है इसका यूज कर सकूँ। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि हमारा जो a1, b1, c1 होगा वो इस रो से मल्टीप्लाई होगा और ये सब का सम क्या हो जाएगा, डेल ना। अच्छा, और यहीं पे जब ये वाला हमारा मल्टीप्लाई इस सेकेंड रो से होगा तो इस केस में सारे का सम क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला भी 0 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब a2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये 0 दे देगा, बट जब आप इस पूरे रो को इस कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा सेकेंड रो का कोफैक्टर है और ये सेकेंड रो के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये वाली वैल्यू हमारा इसकी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा और ये वाला फिर से 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप ये वाला भी लिख सकते हो और यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। और जब आप इस पार्ट का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब डेल टाइम्स डेल स्क्वायर -0। सो बेसिकली यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये डेल क्यूब के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से हम डी का वैल्यू बता सकते हैं डेल क्यू डिवाइड बाय डेल, जो कि डेल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
और हमने कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट को डी से रिप्रेजेंट किया है। सो इसलिए हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इस टाइप की कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे रहा हूँ, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।